हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। एक नया टॉपिक है आज हमारा, आवेशित चालक की सतह पर बल। इस पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग देख लिए हैं। तो गाउस नियम के अनुप्रयोग मतलब गाउस का नियम है वो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ये बातें हमने पता कर ली थी। वहाँ से हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको कैलकुलेट किया था। हर अनुप्रयोग में गाउस नियम के हर अनुप्रयोग में हमने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात किया था। तो इसका मतलब गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके लिए हमने क्या क्या किया था, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। और गाउसीय पृष्ठ में जब आवेश होगा तब हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अगर गाउसीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र नहीं हो गाउसीय पृष्ठ में आवेश नहीं होगा तो हमें विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली ये चीज़ें आपको ये कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इस टॉपिक के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, इस टॉपिक के बारे में सुनिए ध्यान से। देखिए, कोई भी चालक है और उस चालक को जब भी आप आवेश देते हो, बाहर से आवेश देते हो, तो वो चालक के बाह्य पृष्ठ पर ही फैल जाता है, अंदर नहीं जाता है। ये बातें मैंने बता दी थी पहला, जो इससे पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर सेम नेचर का ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सेम नेचर का चार्ज उस गोले के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब सेम नेचर का चार्ज बनेगा। और वो सेम नेचर के चार्ज बनने की वजह से क्या होता है, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण की वजह से जो भी आप आवेश दोगे वो आवेश कहाँ जाएगा, अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेगा और कहाँ जाएगा, गोले के पृष्ठ पर फैल जाएगा। ये आपको देखिए पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आज जो टॉपिक है बल है, आवेशित चालक की सतह पर बल है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चालक पूरा चालक पृष्ठ है और उस चालक के सभी अल्पांश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जितने भी अल्पांश है सारे के सारे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ के सभी अल्पांशों के द्वारा, देखिए इधर संपूर्ण पृष्ठ के सभी अल्पांश, ये देखिए बहुत सारे अल्पांश हैं, सभी अल्पांश क्या करते हैं, सभी अल्पांशों के द्वारा किसी एक अल्पांश पर लगने वाले जो प्रतिकर्षण बलों का योग है वो एक परिणामी बल होता है। परिणामी बल, तो ये याद रखिएगा, परिणामी बल क्या है, सभी अल्पांशों के द्वारा किसी एक अल्पांश पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उन बलों का क्या है, योग है। और वही क्या होता है, परिणामी बल। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यह परिणामी बल ही क्या कहलाता है, विद्युत दाब कहलाता है। विद्युत दाब की ये डेफिनेशन होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यह परिणामी बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत दाब कहलाएगा। अब इस विद्युत दाब का जो इक्वेशन है ये हम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, वो देखिए डेरिवेशन इसका डिटेल में। देखिए भाई, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये एक हमारे पास देख लीजिएगा, ये एक चालक पृष्ठ है, ये एक आवेशित चालक पृष्ठ है जो कि धन आवेश से आवेशित की गई है और एक समान रूप से आवेशित की गई है। अब इस चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, इस आवेशित चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, चालक की सतह पर जो भी पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है इसका, सिग्मा। और सिग्मा को हमने पहले ही परिभाषित कर दिया था कि सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। मतलब जो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। अब चालक के ठीक बाहर, एक तो चालक, ये चालक है, इसके ठीक बाहर ले लेंगे एक बिंदु P1 और एक ठीक अंदर दो बिंदु लेते हैं। दो बिंदु ले लिए और बिंदु चालक के बाहर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि यहां पर मैंने बता दी EP1 है। P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, EP1। और जैसा कि आपको इसके बारे में पता ही है, ये क्या होता है, EP1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में आप जानते हो, चालक पट्टिका में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब ये चालक के अंदर बिंदु P2 लिया है और चालक के अंदर जो बिंदु P2 लिया है उस बिंदु P2 पर आप देखिएगा ध्यान से। P2 पर आप देखोगे तो ये P2 बिंदु कहाँ है, चालक के अंदर। और अंदर क्या होता है, आपको पता है विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो ये P2 का मान हो गया 0। तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र पूरे चालक पृष्ठ के कारण, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चालक पृष्ठ को दो भागों में बांट देंगे। चालक पृष्ठ को दो भागों में बांट देंगे तो पृष्ठ के दो भाग हो जाएंगे और दोनों भागों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया AB, इसी पूरी चालक पृष्ठ का एक भाग
ए बी जिसका क्षेत्रफल क्या है डी ए है, और दूसरा शेष भाग जो बचा हुआ है ए सी बी, इसका देखिए चालक का शेष भाग क्या है ए सी बी। दो लिए हैं, एक तो अल्पांश क्षेत्रफल ए बी लिया है, जिस अल्पांश ए बी लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है डी ए है, और चालक का जो शेष भाग है वो क्या लिया है ए सी बी लिया है। तो अब देखिए इसमें हमने चालक के अल्पांश ए बी के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली है E1 मान ली है। देखिए ध्यान से देखिएगा, चालक के अल्पांश ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने क्या मान ली E1 मान ली, और शेष बचा हुआ भाग ACB है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान ली E2 मान ली। लिखा है यहाँ देखिए, ये तो अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी है, और शेष बचा हुआ भाग ACB उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 मानी है। तो इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने क्या मानी है E2 मानी है। ठीक है, तो दोनों के कारण से हो गई तीव्रता। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बाहरी बिंदु की बात करनी है, चालक के बाहर जो बिंदु है उसकी बात करनी है। तो चालक के बाहर बिंदु ये दिख रहा है P1, तो इस बिंदु P1 पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा AB के कारण। देखिए अल्पांश AB के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, और चालक का शेष भाग ACB है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P1 पर क्या होगा। देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तो किधर है, धनावेश से दूर, यानी P1 से दूर, ये इस प्रकार से हो गई। अब चालक का शेष भाग ACB है, इसके कारण भी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी E2, ये भी क्या होगी E1 की दिशा में होगी। E1 और E2 दोनों ही क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए बिंदु P1 पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा EP1 वो क्या होगा, दोनों क्षेत्रों का योग, दोनों क्षेत्रों का योग मतलब दोनों क्षेत्र की जो तीव्रताओं हैं उनका योग E1 प्लस E2 के रूप में होगा। तो यहाँ पर बिंदु P1 पर E1 और E2 क्या है, समान दिशा में है, इसीलिए इन दोनों का योग किया गया है। बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देख लिया। अब इसी प्रकार से ये तो चालक के बाहर देखा था, मतलब दोनों भागों के कारण, अल्पांश AB के कारण भी देखा था और ACB के कारण भी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र देखा था। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या मिला, परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं उनका योग मिला, यानी EP1 बराबर E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए दोनों जुड़ गए। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए देखिए, चालक के बाहर की तो बात हो चुकी है, अब चालक के अंदर एक बिंदु और ले रखा है P2, जहां तीव्रता क्या है, टोटल जो तीव्रता है, परिणामी जो तीव्रता है वो क्या है, वहां 0 है। तो उससे पहले देखिए एक बार समीकरण 1 से देखिए, ये देखिएगा EP1 बराबर E1 प्लस E2 हो गया। अब समीकरण 1 क्या कहता है, EP1 का मान बताएगा समीकरण 1। समीकरण 1 देख लीजिएगा, अभी बताया भी है मैंने। समीकरण 1 क्या बता रहा है, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट, और ये मान यहाँ पर EP1 की जगह हम रख देंगे। तो देखिएगा ये सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट रख दिया है, तो ये बन गया हमारे पास समीकरण 3 बन गया E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट के रूप में। अब हमें चालक के अंदर की बात करनी है। अब अंदर क्या क्या है वो देखना है। अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। भाई आप देखिएगा, चालक, ये चालक है और इसके अंदर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इसमें अल्पांश AB है और ACB, इन दोनों के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। सबसे पहले अल्पांश AB के कारण देखते हैं। अल्पांश AB, इस AB के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, यानी इस प्रकार से होगी E1। अब शेष बचा हुआ भाग ACB है, इस ACB के कारण भी बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ACB के कारण इस P2 से दूर। तो ये हो गई दोनों। तो E1 और E2 को ध्यान से देखिएगा, E1 और E2 को देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, EP2 बराबर E1 माइनस E2 के रूप में होगा। तो इस प्रकार से हमने देखिए लिखा है EP2 बराबर E1 माइनस E2, तो बिंदु P2 पर E1 हुआ है, E2 क्या है, विपरीत दिशा में है। तो समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में हमने क्या बताया, EP2 का मान 0 के बराबर बताया है। इसी वजह से EP2 यहाँ 0 कर दिया मैंने, और 0 करते ही E1 माइनस E2 बराबर 0, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो ये समीकरण 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखिए E2 निकाल लिया सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, 2E2 बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट, तो E2 बराबर सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नोट, समीकरण 5 हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 किसके लिए मानी थी, अल्पांश नहीं सॉरी, जो चालक का शेष भाग था ACB, उस ACB के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 थी हमारी। तो E2 कितनी है, ये सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नोट। और इसी विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है,
क्या रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र में अल्पांश ए बी रखा हुआ है और जिसमें आवेश की मात्रा कितनी है, डी क्यू है। अरे भाई जो एसीबी निकाला है, एसीबी के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र निकाला है, चालक का जो शेष भाग है एसीबी है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हमने निकाला E2, और उसी E2 के अंदर क्या रखा हुआ है, ये अल्पांश ए बी रखा हुआ है, क्षेत्रफल अल्पांश ए बी रखा हुआ है। इसमें आवेश की मात्रा कितनी है भाई, डी क्यू है। तो इस डी क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E2 के कारण इस आवेश डी क्यू पर लगने वाला बल कितना होगा, डी एफ होगा। डी एफ बराबर क्या होगा, पढ़ रखा आपने, E2 इंटू डी क्यू, चूंकि आपने पढ़ा F बराबर क्यू ई, तो उसी प्रकार से यहाँ अल्पांश पर लगने वाला, अल्पांश में उपस्थित आवेश डी क्यू पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण, तो वो होगा डी एफ बराबर E2 इंटू डी क्यू। E2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल अल्पांश ए बी है वो विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है, विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है, इसी वजह से विद्युत क्षेत्र E2 के कारण इस आवेश यानी इस क्षेत्रफल अल्पांश में उपस्थित आवेश डी क्यू पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और उस बल का मान होगा डी एफ बराबर E2। देखिएगा डी एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से E2 इंटू डी क्यू। तो यहाँ E2 का मान रखेंगे, E2 का मान हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू डी क्यू। तो सिग्मा का जो मान होगा, देखिए E2 इंटू डी क्यू बराबर क्या होगा, E2 का मान रख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। अब देखिए डी क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू डी ए, ये आपने पढ़ रखा है, अभी बताया पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से। डी क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू डी ए होता है। तो सिग्मा की जगह रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, या फिर इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होगा। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कहाँ रखा, सिग्मा की जगह रख दिया है। तो सिग्मा की जगह रखते ही विद्युत क्षेत्र के रूप में हमारा फोर्स आ जाएगा, उस आवेशित चालक का जो अल्पांश है, उस अल्पांश ए बी पर लगने वाला बल। तो ये आ जाएगा समीकरण 6 हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, इस समीकरण 6 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समीकरण 6 का समाकलन करने के बाद F बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए बराबर समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी ए। ये हो गया समीकरण 7। इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल भी आ गया है। तो इस प्रकार से हम देखिए दाब निकाल सकते हैं, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है, विद्युत दाब कहलाता है। बल ही मतलब पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है, दाब होता है। या फिर यहाँ विद्युत दाब की बात कर रहे हैं तो या विद्युत दाब P बराबर डी एफ अपॉन डी ए। तो देखिए जो समीकरण था, पीछे वाला जो समीकरण था, देखिएगा आप, जो पीछे वाला जो समीकरण था उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें बताया भी था मैंने, आप देख लीजिएगा। डी एफ बराबर क्या होता है, डी एफ बराबर क्या बताया था मैंने, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, डी एफ बराबर, देखिएगा ये डीएफ, ध्यान से देखिएगा, डीएफ बटे डीए हो जाएगा। ये डीएफ समीकरण 6 से देखिएगा, डीएफ बटे डीए। तो डीएफ बटे डीए क्या होगा, एक सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, विद्युत दाब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से P बराबर डीएफ अपॉन डीए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 8। तो ये समीकरण 8 क्या होता है, विद्युत दाब का समीकरण। देखिए भाई, अब इसके बाद में मैंने ये विद्युत दाब का समीकरण हो गया हमारा। तो ये दाब निकालने के लिए बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण उस जो भी हमने आवेश लिया था, मतलब उस जो भी ये था ना ये हमारा, तो इस प्रकार से ये दाब का जो समीकरण हमने निकाल लिया। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसमें बल निकालेंगे। बल किस पर, हमने जो एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था उसमें आवेश था डी क्यू, उस पर लगने वाला बल निकाला था। और बल निकालने के बाद में हमने क्या निकाला, दाब निकाला। दाब निकालने के लिए क्या करेंगे, बल में क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से P बराबर डी एफ अपॉन डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 8। इस प्रकार से ये दाब का समीकरण है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आज अब ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये देखिए हमारे पास एक चालक है, सब जो भी ये पूरा मतलब मीटर चल रहा है, टोटल ये चालक का ही मीटर चल रहा है और वो भी गोलीय चालक का। अब देखिए ये स्मॉल r त्रिज्या का एक आवेशित गोला है, यहाँ पर शो नहीं किया गया है लेकिन ये एक आवेशित गोला है और ये आवेशित गोला है, देखिएगा स्मॉल r त्रिज्या का है, ये आवेशित गोला है और इस गोले पर लगने वाला जो बल है या फिर विद्युत बल है वो किधर लगता है, बाहर की ओर। विद्युत बल या फिर दाब ये किधर लगता है, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर लगता है। ये क्यों लगता है आपको पता चली गया कि भाई ये देखिए यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इस प्लस के कारण इस प्लस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इधर होगा और इस प्लस के कारण इस प्लस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इधर होगा। तो मतलब विद्युत जो बल है वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। देखिए हर पॉइंट पर आप देख लीजिएगा, हर पॉइंट पर आप देखोगे तो जो विद्युत बल है वो पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए ये बताया गया है कि आवेशित चालक की पृष्ठ पर विद्युत बल पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत होता है, लेकिन यदि चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की जाए, तब विद्युत बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है, जब आप किसी गोले को जो कि पहले से ही आवेशित है उस गोले को जब आप आवेश दोगे तो आवेश देने से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे इस गोले पर पहले से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हैं इस गोले को, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और उसी प्रतिकर्षण बल की वजह से एक कार्य करना पड़ता है और वो कार्य किस रूप में संचित होता है, एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है और वो ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और वो विद्युत ऊर्जा हमें यहाँ निकालनी है, मतलब एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है, तो वो ऊर्जा घनत्व होता है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा निकालेंगे और फिर ऊर्जा में हम आयतन, उस गोले का जो आयतन है उस आयतन का भाग लगा देंगे, जिससे हमारे पास एकांक आयतन में ऊर्जा आ जाएगी या फिर ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो देखिए अब इसको डिटेल में समझते हैं किस प्रकार से ऊर्जा निकालेंगे, ये जो ऊर्जा इस गोले में कितनी ऊर्जा स्टोर हुई है वो ऊर्जा निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला लिया हमने, गोलीय कोश है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तब आवेशित गोलीय कोश की सतह पर बाहर की ओर दाब क्या है, अभी निकाला है, बाहर की ओर लगने वाला दाब क्या होगा, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 हो गए। अब इस गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल a है, तो बल कितना होगा, इस गोलीय कोश पर लगने वाला बल F बराबर P इंटू ए। तो a क्या है यहाँ पर, a 4 पाई r स्क्वायर, गोलीय कोश का क्षेत्रफल P इंटू 4 पाई r स्क्वायर के रूप में होगा। तो यहाँ देखिए F बराबर क्या लिखेंगे, P का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से रखने के बाद देखिएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण हो गया 2। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 समीकरण हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखिए वर्क डन निकालना है। यदि गोले को चारों ओर से, इस बल से, ये बल दिख रहा है, इस बल से चारों ओर से dr दूरी से संपीड़ित करें। देखिए चारों ओर से, देखिए स्मॉल r त्रिज्या का गोला, इसको चारों ओर से dr दूरी से क्या किया गया है, संपीड़ित किया गया है। तो संपीड़ित जैसे ही करोगे तो संपीड़न में एक काम होगा और वो कार्य कितना होता है, संपीड़न में किया गया कार्य dw क्या होगा, इस बल के द्वारा किया गया कार्य है, विस्थापन dr है, तो dw बराबर f इंटू dr, बल गुणा विस्थापन। बल हमने निकाल लिया, समीकरण 2 से मान रखेंगे, तो समीकरण 2 से जैसे ही मान रखोगे तो ये कार्य हमारा हो जाएगा dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, समीकरण हो गया 3। तो इस प्रकार से ये हो गए कार्य। और संपीड़न के कारण क्या है, गोले के आयतन में क्या है, कमी आई है, गोले का आयतन घट गया है और विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है वो वृद्धि हो गई है, ये बात याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र तो बढ़ गया, आवेश में वृद्धि हुई है, तो इसी वजह से आयतन, विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है वो तो बढ़ गया है, लेकिन गोले का जो फिजिकल वॉल्यूम है वो तो कम हो गया है। तो dv बराबर क्या होगा, यहाँ से जो आयतन में कमी हुई है वो क्या है, dv बराबर 4 पाई r स्क्वायर है dr, ये समीकरण 4 हो गए। ये समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में जैसे ही आप रखोगे तो dw बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, तो ये हो गया समीकरण 5। तो अब इसके बाद में देखिए ये तो हो गया कार्य, तो कार्य dw है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आयतन dv का भाग लगा देंगे। dv का जैसे ही भाग लगाओगे तो dv का भाग लगाते ही क्या आ जाएगा, हमारे पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से, अब देखिए ये तो वो तो क्या था कि हमारा जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। वो तो क्या था कि अल्पांश कार्य हुआ था वहां पर, ठीक है। अब पूरे विद्युत क्षेत्र की बात करनी हो, पूरे विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी, वो ये होगी U बराबर W। हम क्या करेंगे, जो समीकरण 5 निकाला था उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो ये संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वो तो अल्पांश कार्य के लिए था ना भाई, वो अल्पांश कार्य के लिए था, लेकिन अल्पांश कार्य निकाला था हमने, अब हमें संपूर्ण कार्य निकालना है, यानी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा निकालनी है। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 का समाकलन कर देंगे और समीकरण 6 प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हुई है,
कितनी ऊर्जा संचित हुई है या फिर ऊर्जा घनत्व कितना है। तो U बराबर क्या करेंगे, समीकरण 5 जो था उसमें क्या है, dW में dV से जैसे भाग लगाएंगे, अभी बताया मैंने, तो क्या मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये समीकरण 7 हो गया। अब E का मान हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। तो सिग्मा का मान समीकरण 7 में जैसे ही रखोगे तो समीकरण 8 मिलेगा। यहाँ से आप स्क्वायर करोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और ई स्क्वायर रहेगा, यहाँ से नीचे से कट गया एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण 8 है, ये होता है ऊर्जा घनत्व का समीकरण होता है। अब की बार ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट